नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है वह एक एग्रीमेंट बेस्ड है। एग्रीमेंट कहने का मतलब है कि एक प्रकार का एकॉर्ड बेस्ड है जो कि टैक्स पे आधारित है ना। कहने का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो किस तरह से जो है सो टैक्स इवेशन करती है, टैक्स देने से बचती है और जिसका सीधा असर जो है सो देशों को भुगतना पड़ता है। तो इस संदर्भ में जो है सो G7 जो है सो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि डेवलप्ड 7 कंट्रियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है सो एक प्रकार का एग्रीमेंट किया है कि किस तरह से एमएनसी के माध्यम से जो वो एमएनसी जो किस तरह से एमएनसी टैक्स देने से बचती है और बहुत बड़ा जो झटका लगता है देशों को, उससे जो है सो टैक्स लिया जाए और देश के विकास में काम किया जाए। तो ओवरऑल इसी के इर्द गिर्द जो है सो पूरा एडिटोरियल आज का घूमता है। बहुत ही इसमें बहुत तरह के कॉन्सेप्ट इसमें हमें देखने को मिलेंगे, बहुत तरह का लॉजिक इसमें क्लियर होता है। तो आप लोग इसको अंत तक अवश्य देखें ताकि इसके सारे जो है सो रहस्य को हम लोग आसानी से समझ पाए। दोस्तों, एक बात और है कि मैं बार बार इस बात पर प्रेस करता हूं कि एडिटोरियल एक ऐसा माध्यम है कि जिस माध्यम से आप अंग्रेजी के बहुत सारे जो है ना रहस्य को जान पाते हैं। दूसरी बात है कि एडिटोरियल में जो है सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी छिपा हुआ रहता है। इसलिए जो है सो मैं बार बार कहता हूं कि रेगुलर यदि आप मेरा 25 एडिटोरियल देखते हैं तो 25 एडिटोरियल के बाद आप खुद एनालिसिस करें कि आपका कैसा इम्प्रूवमेंट है, क्या आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस बातों को ध्यान रखते हुए रेगुलर बेसिस पे आप एडिटोरियल को अवश्य अध्ययन करें, क्योंकि यह आपका जो है ना करंट भी क्लियर करता है। तो आइए दोस्तों, आज का एडिटोरियल है ये। इसका हेडिंग है इनकरेजिंग अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स होता है संधि, या इसे एग्रीमेंट भी कहते हैं। इनकरेजिंग का मतलब प्रोत्साहित करना। कह रहा है कि अकॉर्ड को इनकरेज करना। आखिर कौन सा एग्रीमेंट हुआ है जिसको कि प्रोत्साहित इनकरेजिंग करने की बात कही गई है इसमें? तो कहा गया है कि ऑन ग्लोबल मिनिमम टैक्स, कि ऐसा टैक्स हो जो मिनिमम हो, यानी पूरे ग्लोबल स्तर पर मिनिमम टैक्स की व्यवस्था की बात की गई है, ताकि टैक्स ऐसा हो जो कि सारे एमएनसी जो है सो दे सकें और एक अच्छा टैक्स कलेक्शन हो सके, यानी टैक्स इवेशन से बचा जा सके। ये इसका है। इसका जिस्ट देखते हैं। द पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल का मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति सोन बाय, सो का सोन बना है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। G7, आपको पता ही है कि G7 जो है सो एक ग्रुप है डेवलप कंट्रियों का, जिसमें बेसिकली कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब यूएस वगैरह जो है सो कंट्री इसमें शामिल है और यूके भी शामिल है। तो वो G7 का ग्रुप है। G7 के द्वारा राजनीतिक इच्छा शक्ति शो किया गया, दिखाया गया। क्या करने के लिए? तो टू इंश्योर करने के लिए फेयरनेस, यानी कि स्पष्टता या निष्पक्षता इन रेवेन्यू शेयरिंग में, कि रेवेन्यू का जो शेयरिंग होता है, रेवेन्यू मतलब राजस्व होता है, यानी कि कलेक्टेड अमाउंट या टैक्स के माध्यम से या किसी माध्यम से जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग रेवेन्यू यानी राजस्व। शेयरिंग इज अ गुड ऑगरी। ऑगरी का मतलब होता है संकेत। यह इसका सार है, जिस्ट है ना, कि अच्छा से कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति जो दिखाया गया G7 के द्वारा, और क्या करने के लिए? तो निष्पक्षता को इंश्योर करने के लिए, खास करके रेवेन्यू शेयरिंग के संदर्भ में वह एक अच्छा संकेत है। अब इसके बारे में ब्रॉड एनालिसिस द हिंदू करता है। आई होप कि आप लोग विद कंसंट्रेशन, विद फुल कंसंट्रेशन ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एडिटोरियल। देखिए कह रहा है कि द फिनांस मिनिस्टर ऑफ G7 नेशंस, G7 नेशंस के जो भी फिनांस मिनिस्टर हैं, जो वित्त मंत्री हैं, appears to have heeded, have के बाद V3 बता चुके हैं का प्रयोग करते हैं। appears मतलब प्रतीत होना। क्या प्रतीत होता है? to have heeded, heeded means pay attention,
या इसको हम लोग ध्यान देना भी कहते हैं, है ना। टू हैव हीडेड द एडवाइस, किसका एडवाइस को हीडेड किया है, कौन सा एडवाइस? द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ G7 नेशंस अपीयर्स टू हैव हीडेड द एडवाइस। कौन सा एडवाइस था? ये इन्वर्टेड कोमा में, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डालने का मतलब है कि कोई शब्द जो है सो महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको हम लोग इन्वर्टेड कोमा में डालते हैं। डबल इन्वर्टेड कोमा में डालने का मतलब है कि वह शब्द जो है सो, वह सेंटेंस जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा में डालते हैं। कह रहा है कि नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। नेवर मतलब कभी नहीं, लेट मतलब जाने देना। लेट के साथ यहाँ देखिए गो का प्रयोग किया, लेट गो मतलब जाने देना, कि कभी नहीं जाने दे अ गुड क्राइसिस को टू वेस्ट। अब प्रश्न यह है कि क्राइसिस यानी समस्या भी कभी अच्छा होता है क्या? उसको वेस्ट नहीं करना है। समस्या को कोई वेस्ट करता है? वो तो चाहता है इंसान की जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि कभी कभी हमारा क्राइसिस जो है सो कुछ पॉजिटिव चीज लेकर आता है, तो उस पॉजिटिव चीज को जो है सो वेस्ट नहीं करना है। तो यही इसका जो है सो लाइनिंग है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन दे अग्रीड, दे का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दे प्रोनाउन है दोस्तों। दे का प्रयोग G7 नेशंस के लिए किया गया है। G7 नेशंस एग्रीड लास्ट वीक। एक बात ध्यान देना है कि किसी भी सेंटेंस में यदि लास्ट लगाते हैं ना, तो लास्ट, एगो, ये सारे सेंटेंस लगने के बाद उसको हम लोग जो है सो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में। कि व्हेन दे एग्रीड लास्ट वीक एग्रीड हुए थे टू सेट अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स। G7 नेशंस लास्ट वीक जो है सो एग्रीड, सहमत हो गए थे कि सेट करेंगे, तैयार करेंगे, ग्लोबल मिनिमम टैक्स को तैयार करेंगे, कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पर एक ऐसा टैक्स हो जो कि पूरे कंट्री को बेनिफिट दे और कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी उससे भाग नहीं पाए, और जो है सो ढंग से टैक्स पेड करे, जिससे कि जो कंट्रियों को लॉस होता है वो ना हो पाए। यही इसका सार। कितना? एटलीस्ट 15%, कम से कम 15%। विद द कोविड-19 पेंडेमिक हैविंग कॉज द वर्ल्ड इकोनॉमी, हैविंग के बाद V3 बता चुके हैं दोस्तों, हैव से हैविंग बना है, हैविंग प्लस V3। हैविंग के बाद क्या लगाते हैं? V3। कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, हैविंग कॉज्ड, हैव मतलब होना, कॉज मीन्स कारण, द वर्ल्ड इकोनॉमी टू श्रिंक। टू श्रिंक होने का कारण हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक। किसका? तो वर्ल्ड इकोनॉमी का। पूरे वर्ल्ड का जो अर्थव्यवस्था है उसको श्रिंक मतलब सिकुड़ना। यहां हो जाएगा कि कम होना। इकोनॉमी क्या हुआ है? घटा है, कम हुआ है। क्यों? तो कोविड-19 के कारण। बाय एन एस्टिमेटेड 3.5% इन 2020, यानी 2020 में लगभग अनुमानित, एस्टिमेटेड अनुमानित, कितना कम हुआ है? 3.5% इन 2020, 2020 में जो है सो 3.5% की कमी देखी गई कोविड-19 के कारण ग्लोबल इकोनॉमी में। एंड फोर्स्ड, अब देखिए दोस्तों, एंड के बाद बताएं कि वर्ब के संदर्भ में हम बात करते हैं तो सेम तरह का वर्ब होता है। तो एंड के पहले देखें, बाद देखें फोर्स्ड है, तो इसके ठीक पहले जो वर्ब होगा ना उसको देखते हैं। ये टू स्ट्रिंग जो है सो कहीं भी पुट करते हैं, इसको मेन वर्ब नहीं मानेंगे इसका, ये टू स्ट्रिंग कहीं भी लगा सकते हैं। तो आइए देखिए, कॉज्ड है, हैविंग कॉज्ड, इसीलिए यहाँ पर जो है सो फोर्स का प्रयोग किया गया था। एंड के पहले कॉज थे, एंड के बाद फोर्स है। तो एंड के पहले नाउन होगा तो सेम कंडीशन में होगा। तो कॉमन एड जब बनाएंगे तो इसका ध्यान देखेंगे कि किस टेंस में बनाया गया है, कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और फोर्स किया मोस्ट कंट्रीज, मोस्ट के बाद हमेशा प्लूरल का प्रयोग करते हैं, है ना। मोस्ट कंट्रीज टू डिप इनटू, डिप इनटू का मतलब हो गया गहराई तक जाना। बड़ा ही अच्छा लाइन यहां से दोस्तों, थोड़ा सा घुमावदार लाइन दिया है यहां से। कहा है कि मोस्ट कंट्रीज टू डिप इनटू देयर कॉफर्स। कॉफर्स का मतलब पिछले वीडियो में भी मैं बताया हूं, बार बार द हिंदू कॉफर्स का इस्तेमाल करता है। कॉफर्स एक बहुत ही बेहतरीन शब्द है। कॉफर्स का मतलब होता है तिजोरी, या इसको अ लार्ज बॉक्स भी कहते हैं, एक बड़ा बक्सा जिसमें अमाउंट रखा जाता है ना। तो यहां इसका अर्थ हो जाएगा बचत या सेविंग्स। सेविंग्स कि मोस्ट कंट्रीज टू डिप इनटू देयर कॉफर्स टू मिसिगेट द फॉल आउट। बड़ा ही बेहतरीन लाइन कि टू मिसिगेट करना यानी कम करना, अब फॉल आउट का मतलब जो कमी है। क्या कमी? यानी आपके पास जो कलेक्शन पैसा आया है उसमें जो कमी। कह रहा है कि मोस्ट कंट्रीज को गहराई तक जाना होगा, है ना, अपने कॉफर्स के गहराई तक, और पता लगाने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, टू मिसिगेट द फॉल आउट, ताकि आप अपना जो कमी है उसको मिसिगेट कर सकें, उसको कम कर सकें।
द 7 रिचेस्ट नेशन, जो 7 रिचेस्ट मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री के संदर्भ में प्रयोग किया है, द रिचेस्ट है ना, जो कम नेशंस हैं G7 का, ऑप्टेड टू चूज, ऑप्टेड टू मतलब ऑप्ट करना यानी कि प्राथमिकता देना, ऑप्टेड टू यूज द ऑपरच्यून मूवमेंट, बड़ा ही बेहतरीन शब्द ऑपरच्यून। ऑपरच्यून का मतलब होता है सुटेबल, जो सही समय है यानी उपयुक्त समय का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपरच्यून मूवमेंट मतलब सही समय का। टू प्लग, प्लग मतलब होता है जोड़ना, प्लग करते हैं जोड़ते हैं, और प्लग का एक मीनिंग होता है फिल करना भी, खास करके यहाँ इसका मतलब हो जाएगा प्लग करना यानी भरना, फिल करना। टू यूज ऑपरच्यून मूवमेंट, जो इसके पास सुटेबल समय है उसका इस्तेमाल करते हुए क्या करे ये, टू प्लग टू प्लग अ की लूप होल, की मतलब मुख्य, लूप होल का मतलब जो है सो गड़बड़ी या जो मिस्टेक है, यहाँ खाई भी कहते हैं इसको, कि जो खाई है आप में, जो प्रॉब्लम है उसको आप क्या कीजिए, प्लग कीजिए इन दी इंटरनेशनल टैक्स रिजीम में, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स का जो रिजीम है, यानी दुनिया भी कहते हैं इसको। ऐसे रिजीम का मतलब क्षेत्र, एरिया। तो इंटरनेशनल टैक्स का जो दुनिया है उसमें जो भी गड़बड़ी है आप उसको ठीक कीजिए, ताकि आपको अपनी कंट्री में जो है सो टैक्स कलेक्शन अच्छा हो पाए, यही यह कहना चाह रहा है। इन अ कम्युनिके, इन अ कम्युनिके का मतलब हिंदी इसका हो गया विज्ञप्ति। अब विज्ञप्ति क्या है, तो विज्ञप्ति का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा कोई सूचना देना यानी स्टेटमेंट देना, इसको हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं। कम्युनिके कि एक विज्ञप्ति में, एक स्टेटमेंट में द G7 मिनिस्टर स्ट्रेस्ड, G7 कंट्रीज के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने स्ट्रेस किया, इस बात पर जोर दिया कि एज अ पार्ट ऑफ इफोर्ट्स टू सिक्योर अ सेफ एंड प्रोस्परस फ्यूचर फॉर ऑल। क्या स्ट्रेस दिया कि एज ए पार्ट ऑफ इफर्ट्स, कि एक इफर्ट्स के पार्ट में यानी एक पार्ट के तहत क्या इफर्ट करना है, टू सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। क्या सुरक्षित करने के लिए, कि सेफ एंड प्रोस्पेरस फ्यूचर, यानी आपका फ्यूचर कैसा हो, प्रोस्पेरस हो यानी समृद्धि से भरा हुआ हो, समृद्धि से, प्रोस्पेरस मीन्स समृद्धि से भरा हुआ हो सारे लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि आप जो लूप होल्स भरिए आपका टैक्स कलेक्शन होगा। तो यहां तक आप दोस्तों समझ रहे हैं, आई होप की। दे का प्रयोग G7 के लिए किया गया है, प्रोनाउन है। दे वुड स्ट्रांगली बैक द ब्रॉडर इफोर्ट्स, बड़ा ही बेहतरीन लाइन का प्रयोग किया है। वुड का मतलब बताए थे कि भविष्य के लिए कोई कल्पना करते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। वुड में लिख सकते हैं इसको कि काल्पनिक परिणाम, सोचना, काल्पनिक परिणाम सोचना। दे वुड स्ट्रांगली, स्ट्रांगली मतलब काफी मजबूती के साथ, है ना, मजबूती के साथ। बैक द ब्रॉडर इफोर्ट, बैक मतलब पीछे होता है, लेकिन यहां पर दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा सपोर्ट करना, SUPPORT, सपोर्ट करना। बैक करना चाहिए द ब्रॉडर इफर्ट्स, ब्रॉडर मतलब विस्तृत, इफर्ट्स अंडर वे थ्रू यानी किसी माध्यम से, दी G20 OECD टू एड्रेस टैक्स चैलेंजेस। बड़ा ही बेहतरीन लाइन यहां से दोस्तों जोड़ा है, करा कि स्ट्रांगली सपोर्ट करना चाहिए किसको, G7 कंट्रीज को। क्या सपोर्ट करना चाहिए, तो जो एक ब्रॉडर फोर्स चलाया गया है, अंडर वे है यानी किसके माध्यम से चलाया गया है, यानी प्रोसेस में भी चल रहा है। तो G20 और OECD जो संस्था है उसके माध्यम से जो है चलाया जा रहा है, उसका भी सहयोग जो है सो G7 को करना चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं जब सहयोग करेगी तो वो इंटरनेशनल लेवल पर क्या होगा, वो अप्रूवल हो सकता है और जिसका फायदा होगा, है ना। अभी जैसे कोई भी मैटर को हम लोगों को कन्विंस करना है तो हम लोग बहुत मुश्किल से कन्विंस कर पाएंगे। यही हम उसको क्या कर सकते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर कोई लीडर यदि सपोर्ट कर दे हम लोगों को, तो वो मैटर हमारा क्या होगा, पूरे राष्ट्र में जो है सो एक मैटर ऑफ डिस्कोर्स हो जाएगा, यानी चर्चा का विषय हो जाएगा। उसी तरह कहा गया कि जब कोई इंटरनेशनल कंपनियां सपोर्ट करती है तो उससे उसको फायदा मिलता है। इसलिए कहा गया G20 और OECD का सपोर्ट लेकर G7 ऐसा कर सकती है प्रयास, वही कहना चाह रहा है। क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, एड्रेस मतलब समस्या का समाधान करना, यानी यहां लिख सकते हैं समाधान। टैक्स का जो चैलेंजेस है, वो चैलेंज कहां से, अराइजिंग फ्रॉम, कहां से अराइज हो रहा है, अराइज मतलब निकल कर आ रहा है, निकल कर आना, ग्लोबलाइजेशन के कारण और डिजिटलाइजेशन के कारण।
डिजिटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कारण जो भी टैक्स की समस्याएं हो रही है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बताएगा कि ग्लोबलाइजेशन के कारण, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस आर बीइंग इमर्ज्ड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टैक्स। स्पेशली टैक्स के टर्म में किस तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि जितना हमारा टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होगा उतना ज़्यादा टैक्स का जो है सो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता चला जाएगा। तो वही आइए देखते हैं, द रैपिड एंड रिलेंटलेस मार्च। देखिए, रैपिड का मतलब लगातार एंड रिलेंटलेस का मतलब बिना रुके हुए। मार्च का मतलब वृद्धि यहां हो जाएगा। ऐसे मार्च का मतलब चहलकदमी करना होता है दोस्तों। यहां कह रहा है कि रैपिड एंड रिलेंटलेस मार्च ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट जो रैपिड तरीके से हुआ है, लगातार हुआ है, बिना रुके हुए हुआ है, उसमें जो वृद्धि हुई है, स्पेशली खास करके इन द डोमेन ऑफ, किस डोमेन में, किस एरिया में, किस क्षेत्र में, तो ग्लोबल कम्युनिकेशन में और कनेक्टिविटी में। ग्लोबल कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी में जो हमारा एडवांसमेंट हुआ है, हमने क्या देखा है कि पहले हम लोग टेक्स्ट मैसेजेस और जो है सो सिर्फ जो है सो कॉल बेस्ड आधारित जो है सो हम लोग कम्युनिकेशन करते थे। अब क्या है 4G, उसके बाद अब 5G का इंट्रोडक्शन भी होने वाला है। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल और कनेक्टिविटी एडवांसमेंट जो है सो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में होते जा रहा है। इसी संदर्भ में बात कर रहा है। हैज रिजल्टेड इन, बड़ा ही बेहतरीन शब्द है, हैज जो है इसका वर्ब है। हैज का प्रयोग किसके लिए किया गया है, क्या रिजल्टेड हुआ है, तो इसका सब्जेक्ट दोस्तों मार्च है। मार्च ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज रिजल्टेड इन अ वर्ल्ड इकोनॉमी, कि वर्ल्ड इकोनॉमी में जो है सो बदल गया है वो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के कारण। जहां वेयर द डिजिटल स्फेयर, डिजिटल स्फेयर का मतलब आवरण, ये दुनिया भी कह सकते हैं, कि जहां एक डिजिटल दुनिया जो है सो एस्टिमेटेड इन 2016, कि 2016 में क्या एस्टिमेट था, 11.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी 11.5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी एस्टिमेट था 2016 में, या ओवर 1/6 ऑफ ग्लोबल जीडीपी, पूरे दुनिया के जीडीपी का 1/6 भाग जो है सो उसमें योगदान किसका था, डिजिटल स्फेयर का था। यानी इस तरह से जो है सो कलेक्शन इकोनॉमी में होता था। कितना बड़ा पोर्शन को यह कवर करता है दोस्तों। इज वर्ब है इसका, डिजिटल स्फेयर। एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली का मतलब ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर भी कहते हैं। आउट पासिंग का मतलब बढ़ना या इंप्रूव होना। कह रहा है कि ओवर 1/6 ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज एक्सपोनेंशियली आउट पासिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको आउट पास कर गया है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोनेंशियली उसको क्या कर गया, बढ़ गया। यानी कहने का मतलब है कि डिजिटल स्फीयर का जो योगदान है जीडीपी में दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जहां 2016 में इसका 11.5 ट्रिलियन था, 1/6 का था, अभी उससे भी ज्यादा जो है सो बढ़ता चला जा रहा है। आई होप कि दोस्तों आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय विथ स्टडी। द इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, डिजिटलाइजेशन मतलब डिजिटल दुनिया का बहुत सारा चीज डिजिटल हो रहा है। देख रहे हैं फोन पे, गूगल ऐप से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये सबको हम लोग डिजिटलाइजेशन कहते हैं। हैज, देखिए बड़ा ही बेहतरीन तरीके से ये फिर आया, हैज के बाद हाउएवर, एक्स एसर्वेटेड। तो अब देखिए दोस्तों कि द इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन, हैज के बाद डायरेक्ट यहां से वर्ब इसको जोड़ेंगे, है ना। हैज एग्जिस्पेटेड, हैज के बाद V3, द चैलेंजेस टू टैक्सिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, और हाउएवर को पहले लगा देंगे। हाउएवर पहले लग गया तो हाउएवर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। यानी बोलेगा ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपका बढ़ रहा है, हाउएवर जबकि, इसको पहले पढ़ेंगे, हाउएवर द इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन हैज एक्सेसरबेटेड, मतलब एक्स इसका मतलब बिगाड़ देना, निगेटिव वर्ड है, या वोर्स कर देना। एक्सेसरबेटेड द चैलेंजेस, हमारा चैलेंजेस को और बढ़ा दिया है, यानी समस्या और बिगाड़ दिया है। टू टैक्सिंग, अब आपको लग रहा होगा कि टू के बाद तो टैक्सिंग दे दिया है, ऐसा क्यों होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ वो टू आता है तो उसके बाद V4 का प्रयोग करते हैं, जैसे है ना, जैसे कि एडिक्टेड टू स्मोकिंग,
एडिक्टेड का टू लग गया, उसके बाद स्मोकिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये वर्ब में पढ़ा जाता है दोस्तों। इसके कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ बाद जो है सो जिसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है और उसके ठीक बाद जिरंड का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो कर रहा है। चेंजेस टू टैक्सिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं, विच हैव साउट, साउट सीक का साउट बनाए, सीक मतलब इच्छा रखना है ना, सीक का ही साउट बना है। विच हैव साउट टू मिनिमाइज देयर टोटल टैक्स। अब देखिए विच का प्रयोग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए किया गया। अब यहां से मैटर यह कह रहा है कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो क्या सीख करती है, क्या साउट करती है, क्या उसका इच्छा होता है कि जो टैक्स का जो पैसा है उसको कम दिखाएं, है ना, उसको कम दिखाएं और टैक्स की चोरी करें और टैक्स देने से बच जाएं। तो इसका सीधा असर उस पर होगा कि जिस देश में मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही है उस देश का कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या होगा, कम होगा। वही कह रहा है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विच हैव साउट टू मिनिमाइज देयर टोटल टैक्स आउटगो, कि टोटल टैक्स का जो आउटगो होता है, ये बड़ा ही अच्छा शब्द है टैक्स आउटगो, इकोनॉमिकल टर्म है। इसका मतलब होता है कि टोटल, कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंस ऑफ ए कंपनी, किसी भी कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस होता है उसको हम लोग टैक्स आउटगो कहते हैं, है ना। बाय रिकग्नाइजिंग, रिकग्नाइज मतलब पहचान करना। अ बल्क ऑफ का मतलब अधिकता, ज्यादा से ज्यादा। देयर का प्रयोग मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। रेवेन्यू इन लो टैक्स जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का मतलब क्षेत्र या दायरा। बड़ा ही बेहतरीन लाइन लिखा है, बहुत घुमा कर लिखा है कि चलिए भाई ठीक है कि डिजिटलाइजेशन के कारण चैलेंजेस बढ़ गया है। क्या चैलेंजेस बढ़ गया है, खास करके टू टैक्सिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, क्योंकि क्या कि डिजिटाइजेशन के कारण बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां क्या करती है, टैक्स का चोरी कर लेती है। अब मल्टीनेशनल कंपनी को टैक्स करना, कॉर्पोरेशन को टैक्स करना सरकार के लिए चैलेंजर बढ़ गया है। जो क्या करती है कंपनियां, मिनिमाइज देयर टोटल टैक्स आउटगो, यानी उसका जो टोटल खर्च है उसको मिनिमाइज कर देती है। जहां 2 लाख खर्च हुआ वहां शो करेगी 1 लाख रुपया। तो अब भैया उसको टैक्स किस पर लगेगा, 2 लाख पर कि 1 लाख पर? तो अब उसको 1 लाख पर टैक्स लगेगा, तो और 1 लाख का तो लॉस चला गया सरकार को। तो वही यहाँ कह रहा है कि टैक्स आउटगो जो एक्सपेंस है, बाय रिकग्नाइज अ बल्क ऑफ देयर रेवेन्यू, और उसी से अपना बल्क ऑफ रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर देती है। कैसे? इन लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में, और वो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में आ जाती है। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझे होंगे कि किस तरह से अब यहां से बताएगा कि मल्टीनेशनल कंपनियां किस तरह से अपना काम करती है। बस ये पैराग्राफ खत्म हो गया है, यहां से हम लोग इसको देखने का प्रयास। अब कह रहा है दी ओईसीडी, ओईसीडी दोस्तों एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट कह सकते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, विच इज विद द G20 स्पीयर हेडिंग। बहुत ही अच्छा शब्द। स्पीयर हेडिंग का मतलब होता है लीडिंग करना या नेतृत्व करना। नेतृत्व करना कि ओईसीडी जो है विच इज विद द G20 स्पीयर हेडिंग, कि G20 में जो ओईसीडी नेतृत्व करती है, इस ओईसीडी के बारे में कर रहा है कि या लीडिंग करती है। द इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये भी एक टर्म है, इकोनॉमिकल टर्म है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये दोस्तों एक इकोनॉमिकल टर्म है। इसका मतलब होता है कि ओवरऑल टैक्स, जैसे कि इसका हायर टैक्स से, इसका मतलब हो गया कि हायर टैक्स से लोअर टैक्स के जुरिस्डिक्शन में जाना, के जुरिस्डिक्शन में जाना, यानी हायर टैक्स जुरिस्डिक्शन से लोअर टैक्स जुरिस्डिक्शन में जाना ही ये टर्म कहलाता है, यानी कि हाई से लो में चले गए। वही कह रहा है कि इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग इनिशिएटिव, कि यह जो इनिशिएटिव है कि कौन कौन जा रहा है हायर से लोअर में, उसका लीडिंग कर रहा है ओईसीडी। अब बताएगा कि ओईसीडी क्या हेल्प कर सकती है। इनिशिएटिव मतलब प्रयास, जिस एम्ड एट, जो किस पर एम्ड है, एम्ड एट इंडिंग टैक्स अवॉइडेंस, ये इसका लाइन हो गया, मेन लाइन हो गया कि टैक्स अवॉइडेंस को इंड करना, यानी टैक्स से जो अवॉइड करते हैं, बचते हैं,
एवॉइडेंस मतलब बचना, उसको समाप्त करना, कि कोई भी कंपनियां अब बच नहीं पाएगी टैक्स बिना दिए, उससे जो उचित टैक्स होगा वो टैक्स लिया ही जाएगा। उसके लिए लीडिंग कर रही है ओईसीडी, है ना, जिसका क्या काम है ये पता लगाना कि कौन हायर लेवल से लोअर लेवल में जा रहा है। एस्टिमेट्स, अब देखिए ये वर्ब है, मेन वर्ब है इसका, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, थोड़ा देखिए तो इसका सब्जेक्ट ओईसीडी है। यही द हिंदू का कला है कि सब्जेक्ट को जोड़ना जो है सो। ओईसीडी एस्टिमेट्स दैट, ओईसीडी एस्टिमेट्स करती है कि कंट्रीज आर कलेक्टिवली, यानी सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से, कलेक्टिवली डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब वंचित होना। अब यहां से कितना बेहतरीन लाइन बता रहा है दोस्तों कि ओईसीडी एस्टिमेट करती है कि कंट्रीज आर कलेक्टिवली डिप्राइव्ड ऑफ एज मच एज का मतलब जितना ज्यादा, यानी एज मच एज $240 बिलियन इन टैक्स रेवेन्यू एनुअली, यानी कि साल में टैक्स रेवेन्यू जो उसका है 240 मिलियन के लगभग में जो है सो उससे वो वंचित रह जाती है। यानी इतना टैक्स उसको और आता देश को एमएनसी से, लेकिन उतना टैक्स उसको कम आता है। ड्यू टू किसके कारण, अवॉइडेंस बाय एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा जो टैक्स का अवॉइडेंस किया जाता है, टैक्स देने से बचती है। क्या करती है वो, तो लोअर हायर टैक्स से लोअर टैक्स जुरिस्डिक्शन में चली जाती है, अपना टैक्स जो है सो कम शो करती है। तो ये सारा चीज एज द ओईसीडीज सेक्रेटरी जनरल नोटेड, जैसा कि ओईसीडी सेक्रेटरी जनरल ने नोट किया है, कहा है इन अ स्टेटमेंट में, वेलकमिंग द G7 डील। क्या कहा है कि भैया मैं G7 का जो इस तरह का जो प्रस्ताव लेकर आया है कि अब कोई कंपनी बच नहीं सकेगी टैक्स देने से, उस प्रस्ताव को मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, है ना। यह ओईसीडी सेक्रेटरी जनरल नोटेड इन स्टेटमेंट वेलकमिंग द G7 डील सच डिस्टॉर्शंस। डिस्टॉर्शन का मतलब हो गया, डिस्टॉर्शन मतलब होता है छत बिछत कर देना, है ना, लेकिन यहां मीनिंग हो जाएगा चेंजिंग। देखते हैं लाइन में सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है ना, यदि इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो मीनिंग बिगड़ जाएगा पूरा। सच डिस्टॉर्शन, इस तरह का जो डिस्टॉर्शन है, क्या डिस्टॉर्शन है कि भैया टैक्स जो आप चोरी कर रहे हैं, यह जो डिस्टॉर्शन है कैन ओनली बी इफेक्टिवली एड्रेस। कब आप, कैन ओनली बी इफेक्टिवली, ये एडवर्ब और ये एडजेक्टिव, ADVER एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, कैसे इफेक्टिवली आप एड्रेस करेंगे, सुलह करेंगे, हल करेंगे, थ्रू अ मल्टीलेटरल अग्रीड सॉल्यूशन। किसके माध्यम से, थ्रू मतलब मल्टीलेटरल, मतलब मल्टी मतलब सब मिलकर, मल्टीलेटरली एग्रीड सॉल्यूशन। जब एग्रीड सॉल्यूशन हो जाएगा, सारे देश मिलकर काम करेंगे तो इससे हो जाएगा, मल्टीलेटरली एग्रीड सॉल्यूशन से हो सकता है। द G7 ऑल्सो एग्रीड ऑन, G7 ऑल्सो किस चीज पे एग्रीड हुई है, एन इक्विटेबल एलोकेशन। इक्विटेबल का मतलब बराबर, इक्वल यानी बराबर, एलोकेशन मतलब बंटवारा, इसका प्रयोग जो अमाउंट के संदर्भ में करते हैं। ऑफ टैक्सिंग राइट्स, कि टैक्स राइट्स का जो है सो आप क्या कीजिए, इक्विटेबल एलोकेशन बांट दीजिए, बराबर कर दीजिए विथ मार्केट के साथ। एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स विथ मार्केट के साथ बांट दीजिए। कंट्रीज, वैसे देश, अवार्डेड टैक्सिंग राइट्स, वैसे कंट्रीज जिन्होंने क्या, जो क्या करेंगे, करते हैं अवार्डेड टैक्सिंग राइट्स। यहां अवार्ड का मतलब होता है, ऐसे अवार्ड का मतलब तो इनाम देना होता है। ऑन एटलीस्ट 20% ऑफ प्रॉफिट, कह रहा है कि जो 20% प्रॉफिट पे जो है सो टैक्सिंग राइट्स को अवार्ड करते हैं, यानी लगाते हैं। एक्सीडिंग अ 10% मार्जिन, जो 10% मार्जिन को भी बढ़ जाता है, 20% प्रॉफिट इन 10% मार्जिन से आगे चला जाता है। फॉर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल मल्टी नेशनल इंटरप्राइजेस के लिए, यहां से कह रहा है कि वैसे जो है सो कंट्रीज के बारे में कह रहा है, टैक्सिंग राइट्स के बारे में, जिसका क्या करता है कि कम से कम 20% प्रॉफिट जो है एक्सीड कर जाता है उसके 10% मार्जिन से। अब देखिए इंडिया के संदर्भ में क्या कह रहा है कि फॉर इंडिया एस्टिमेटेड टू बी लूजिंग, अनुमान लगाया गया, एस्टिमेटेड टू बी लूजिंग, यहां लूज का मतलब खोना,
मोर देन 10 बिलियन डॉलर, कि 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा भारत खो रहा है। खोने का मतलब नुकसान हो रहा है। इसको क्यों नुकसान हो रहा है? मल्टीनेशनल कंपनियां टैक्स नहीं दे रही है, टैक्स इवेशन कर रही, इसलिए इन रेवेन्यू ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष जो है सो 10 बिलियन डॉलर का नुकसान भारत को हो रहा है। इसलिए भारत भी चाह रहा है कि G7 के माध्यम से जो एग्रीमेंट हुआ है उसके माध्यम से यह भी जो है सो बेनिफिट उठाए और यह भी टैक्स जो है सो ले। ईच ईयर टू ग्लोबल टैक्स एब्यूज में, ग्लोबल टैक्स एब्यूज का मतलब कि पूरे दुनिया के वैश्विक स्तर पर टैक्स की जो चोरी होती है, टैक्स एब्यूज मतलब टैक्स की चोरी ग्लोबल लेवल पर, किसके द्वारा? MNC मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, अकॉर्डिंग टू टैक्स जस्टिस नेटवर्क, कि अकॉर्डिंग टू टैक्स जस्टिस नेटवर्क के माध्यम से, यानी कि टैक्स को जो जस्टिस करती है, देखती है, उस नेटवर्क के माध्यम से ऐसा है। एंड वन ऑफ दी मोर देन 19 कंट्रीज, देखिए ऐसे वन ऑफ के बाद जो है सो प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, है ना, लेकिन यहां से सेंटेंस को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि वन ऑफ दी मोर देन, कि 90% से ज्यादा में से एक की बात कर रहा है, कि वन ऑफ दी मोर देन 90 कंट्रीज दैट हैव ज्वाइन दी BEPS फ्रेमवर्क, है ना। BEPS फ्रेमवर्क क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया था कि एक टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग कह रहा है कि 90 कंट्रीज से भी ज्यादा जो है कंट्रीज ने इसको जो है सो ज्वाइन कर लिया इस फ्रेमवर्क को, कि भैया हम भी तुम्हारे साथ शामिल होंगे, हम भी पता लगाएंगे, हमको भी OECD पता लगा कर देगा कि कहाँ कहाँ टैक्स चोरी हो रहा है, कैसे, कौन कौन ऐसी कंपनियां हैं जो क्या कर रही है कि हायर टैक्स जुरिस्डिक्शन से लोअर टैक्स में जा रही है और शो कर रही है लोअर टैक्स। A wider agreement at next month's meeting of G20 finance ministers कह रहा है कि हम भी फ्रेमवर्क में आएंगे और एक वाइडर एग्रीमेंट, वाइडर मतलब बड़ा या विस्तृत, एग्रीमेंट एट द नेक्स्ट मंथ्स मीटिंग, कि अगले मंथ के जो मीटिंग होगा G20 के वित्त मंत्रियों का, उसमें एक इस पर वाइडर विचार किया जाएगा, वाइडर एग्रीमेंट होगा। एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर का जो मीटिंग होगा उसमें इसको प्रस्तावित किया जाएगा और इस पर गहन चर्चा के लिए किया जाएगा और वाइडर एग्रीमेंट इस पर होगा, मतलब बहुत अच्छे से काम होगा। कुड हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, बड़ा ही बेहतरीन शब्द, इम्प्लीकेशन का मतलब परिणाम, फार रीचिंग मतलब दूर से दूर दराज, यानी यहां ज्यादा से ज्यादा। कह रहा है कि अगले महीने जो मीटिंग होगा G20 फिनांस मिनिस्टर का और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, यानी कि केंद्रीय बैंक के गवर्नर, जैसे RBI है ना इंडिया में, उनके गवर्नर का मीटिंग होगा, तो उसमें जो है सो कुछ जबरदस्त परिणाम निकल कर सामने आएगा। इसका मतलब है कि उसमें इस बातों को रखा जाएगा। अब समाप्त हो गया दोस्तों, 2 लाइन और बचा हुआ है थोड़ा सा। इंडिया कुड, संभावना बता रहा है कि भविष्य में ऐसा होगा। बेनिफिट फ्रॉम मतलब लाभ उठाना। द लेवी ऑफ टैक्स, लेवी मतलब अमाउंट, टैक्स का जो अमाउंट है, रेवेन्यू है, ऑन MNC। कह रहा है कि भारत MNC पर जो टैक्स लगाता है उसका लाभ उठा सकता है, मतलब वो कंपनी अब चोरी नहीं कर सकती है। इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट इकोनॉमी जायंट्स, कौन कौन से कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियां, जैसे जो टेक्नोलॉजी की MNC है, या इंटरनेट इकोनॉमी जायंट, जायंट का मतलब होता है विशाल, बड़ी कंपनी को जायंट कहते हैं, बड़ी कंपनी, जैसे गूगल एक जायंट है। विच का प्रयोग इकोनॉमिक जायंट के लिए किया गया, यानी MNC के लिए किया। विच हैव टेकन एडवांटेज ऑफ लूप होल्स, जिसने क्या किया, विच हैव के बाद V3, विच हैव टेकन एडवांटेज, एडवांटेज यानी फायदा उठाना, लाभ उठाना। कौन लाभ उठाया है? तो MNC, क्या चीज का? तो लूप होल्स का, जो दरार था, जो छेद था, जो कहने का मतलब गड़बड़ी थी, जो मिस्टेक था, उससे फायदा उठाया है। इन दी ग्लोबल टैक्स सिस्टम में बहुत जो है सो कहने का मतलब है कि बेनिफिट जो है सो किए, रिपिंग बेनिफिट, लाभ उठाना अब नहीं होगा। वाइल, जबकि, फिर प्लस माइनस वाला सेंटेंस दोस्तों, देयर आर स्टिल रिंकल्स, बड़ा बेहतरीन लाइन, कितना बेहतरीन घुमा कर लिखा है, स्टिल मतलब फिर भी, कि चलिए ठीक है भैया, देयर आर स्टिल, लास्ट में ये द हिंदू एडवाइस दे रहा है कि देयर आर स्टिल रिंकल्स, रिंकल्स का मतलब झुर्रियां, है ना, और सिकुड़ना भी होता है, रिंकल्स का मतलब झुर्री लिखते हैं, झुर्रियां, यहां लिखते हैं सिकुड़न। टू बी आयरन आउट,
बड़ा ही बेहतरीन लाइन कि अभी भी कुछ झुर्रियां हैं जिसको आयरन आउट करने की आवश्यकता है, यानी कि अभी भी कुछ सिकुड़न है जिसको जो है सो प्लेन करने की आवश्यकता है, चिकना करने की आवश्यकता है। देखते हैं ना, कपड़े में हम लोग प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, पहले वो सिकुड़ा हुआ रहता है, उसके बाद आयरन करते हैं तो वो पूरी तरह से चिकना हो जाता है। वही कह रहा है कि रिंकल्स टू बी आयरन आउट। आयरन आउट मतलब चिकना करना, यानी अभी भी कुछ कमी है, इंक्लूडिंग द इशू ऑफ लोकल लेवीज। क्या क्या कमी है कि भैया लोकल लेवीज यानी लोकल टैक्स का जो आपका सिस्टम है उसको भी आप ठीक कर लीजिए, और इंटरनेशनल तो कीजिए ही। ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन पे बहुत जो है सो इधर भी लूप होल्स देखने को मिलता है ना। द पॉलिटिकल विल भी आप बढ़ाइए, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बढ़ाइए कि ढंग से काम कीजिए टू इंश्योर ग्रेटर फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब निष्पक्षता, ताकि अच्छे से निष्पक्षता दिखे, एंड इक्विटी दिखे यानी स्पष्टता दिखे इन रेवेन्यू शेयरिंग में। रेवेन्यू का जो शेयर करते हैं यानी टैक्स जो आप देते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में, इन अ पॉजिटिव ऑगरी। ऑगरी का मतलब संकेत कर रहा है, यदि ऐसा है तो यह शेयरिंग करना एक पॉजिटिव संकेत है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे। एक बार फिर से अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एडिटोरियल, और इसको लिखें, जो वर्ड है उसको लिखें, लगातार देखते रहें दोस्तों। मैं प्रॉमिस करता हूं कि 25 एडिटोरियल होते होते आपका अंग्रेजी इतना जबरदस्त हो जाएगा जिसकी कल्पना आप नहीं किए होंगे। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है, इसलिए बने रहें, स्टे कनेक्टेड, अंत तक अवश्य वीडियो को देखें, सब्सक्राइब तो करें ही, दूसरों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है बहुत की रोल प्ले करता है हमारे मोटिवेशन के लिए। तो धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विद हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा।